आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान के भाग क्या होते हैं इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। जैसे आपने कोई बुक परचेज की पढ़ने के लिए, तो आप देखते हैं कि आपकी उस बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। मान के चलिए कि उस बुक के अंदर 20-22 चैप्टर्स हैं। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हमारा संविधान है यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिखित दस्तावेज है, यानी वो एक पुस्तक की तरह है, एक बुक की तरह है। तो जैसे किसी बुक में चैप्टर्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे संविधान में भी चैप्टर्स होते हैं। लेकिन हमारे संविधान में उन चैप्टर्स को भाग कहा गया है। और जब आप देखते हैं कि बुक के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं तो हर चैप्टर में कई पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारा उसमें मैटर लिखा हुआ होता है। उसी प्रकार हमारे संविधान के जो चैप्टर्स हैं यानी जो हमारे संविधान के भाग हैं, उनके अंदर हर भाग में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं यानी आर्टिकल कहते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। हमारे संविधान के जो चैप्टर्स हैं उनको हम भाग कह रहे हैं और उन चैप्टर्स के अंदर यानी उन भाग के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनको हम अनुच्छेद कह रहे हैं यानी आर्टिकल्स कह रहे हैं। तो चलिए, इस क्लास में, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं और इन भाग में क्या क्या उल्लिखित है और किन किन अनुच्छेदों का उल्लेख इन भाग के अंतर्गत होता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से 100% एग्जाम में आने वाला है, प्रीलिम्स में, यूपीपीसीएस हो या फिर आरओ का हो। इसको भूलने की भूल बिल्कुल ना करें। तो चलिए, सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, हमारे मूल संविधान में, ठीक है, 22 भाग थे। मूल संविधान यानी जब संविधान बनाया गया था, क्योंकि संविधान में बाद में समय समय पर परिवर्तन किया गया, उसमें संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। तो मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे। आज भी हमारे संविधान में मूल भाग 22 ही हैं, लेकिन 3 भाग बढ़ा दिए गए उनके उपभाग करके। उनको हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहला भाग क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो पहले भाग में हम भारत संघ के बारे में बात कर रहे हैं और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कौन कौन से राज्य हैं, उनकी क्या सीमाएं होंगी, उनके नामों में उनके क्या नाम होंगे, उनकी सीमाओं में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, ये सब भाग 1 में उल्लिखित है। आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक का उल्लेख भाग 1 के अंतर्गत आता है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, यानी सिटीजनशिप के बारे में बात कही गई है। कौन भारत का नागरिक होगा, उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, नागरिकता कैसे ग्रहण की जाएगी, नागरिकता को त्याग कैसे किया जाएगा, ये सब भाग 2 में मेंशन किया गया है। आपके आर्टिकल 5 से 11 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में बात की गई, यानी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें उसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिएगा, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी का उल्लेख किया गया, यानी ऐसे निर्देश जो राज्य को दिए गए हैं ताकि कल्याणकारी राज्य की क्या हो सके, स्थापना हो सके। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक इसका उल्लेख है आपके भाग 4 में। चलिए अब आगे देखते हैं, भाग 4 का, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? भाग 4 का में आप देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। देखिए, भाग 4 आपने पढ़ा ऊपर, उसमें एक उपभाग और बना दिया, भाग 4 का। संविधान संशोधन करके जब हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये अभी टेबल सिर्फ इस चीज़ का है कि किस भाग में किस चीज़ का उल्लेख है और कौन कौन से आर्टिकल्स जो है उसके अंतर्गत आते हैं। तो भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो रही है, जो कि भारत के नागरिकों के लिए हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए हैं। इसके अंदर एक ही अनुच्छेद है, 51 का। इसके बाद देखिए, भाग 5 में संघ की बात होती है। संघ यानी यूनियन ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार। देखिए, केंद्र शब्द का प्रयोग ना पूरे संविधान में कहीं नहीं किया गया, संघ सरकार का प्रयोग किया गया। केंद्र सरकार का जो शब्द है ये बोलचाल की भाषा में आता है। भाग 5 में संघ के बारे में बात की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक, यानी 52 से 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 6 में राज्य के बारे में बात की गई है, 152 से 237 अनुच्छेद तक है। राज्य स्तर पर जो भी सरकारें काम करेंगी, क्या उनके लिए निर्देश रहेंगे, क्या नियम रहेंगे, वो सब इसमें उल्लिखित किया गया है। कंप्लीट डिटेल से एक एक भाग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे, याद रखिएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे बुक का कोई इंडेक्स होता है ना,
कि आपका पहला चैप्टर किस पेज पर है, दूसरा चैप्टर किस पेज पर है, उसी प्रकार फिर आप एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो दैट मीन्स आप समझिएगा कि सारी चीज़ें ना आप एक इंडेक्स के फॉर्म में भी पढ़ रहे हैं कि कौन से भाग में क्या उल्लेख है। अभी आप एक एक भाग पढ़ेंगे इसमें आगे चल के, ठीक है। भाग 7 अब फिलहाल मौजूद नहीं है, इसको निश्चित कर दिया गया, हटा दिया गया है। जब हटा दिया गया तो ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसको हम इस लेक्चर में नहीं गिनेंगे। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बात होती है। संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी यूटीज, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। आर्टिकल नंबर 239 से लेकर के 242 तक इसका उल्लेख किया गया है, 239 से 242 तक। इसके बाद देखिएगा भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। पंचायत यानी ग्राम पंचायत। तो देखो हमारे देश में वर्तमान में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। जब हमारे देश में पंचायतों का गठन नहीं हुआ था उससे पहले द्विस्तरीय शासन व्यवस्था थी, यानी पहले केंद्र के लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट थी, केंद्र सरकार जिसको हम कहते थे, फिर इसके बाद में राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट है। अब आपकी लोकल गवर्नेंस भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है, ग्राम स्तर पर भी या नगर पालिका स्तर पर भी। तो देखिए भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है, 243 से लेकर 243 ड़ हिंदी में है, ये इंग्लिश वर्जन भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आगे देखिए फटाफट से, आपके भाग 9 का बनाया गया और 9 खा बनाया गया, ठीक है। तो भाग 9 का में क्या है, नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है, यानी जो नगर हैं, जो सिटीज हैं, उनमें भी जो है शासन हो लोकल लेवल पर। तो 243 त से लेकर के 243 य छ तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 9 खा में सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव कमेटीज के बारे में बात की गई है, 243 य ज से लेकर 243 या ना तक है, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखिएगा भाग 10 में क्या कहा गया है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख भाग 10 में किया गया है। 244 से लेकर के 244 का तक 2 अनुच्छेद का इसमें उल्लेख है। चलिए अब फटाफट से ऊपर चलते हैं, एक बार देखते हैं इसके बाद में आप भाग 11 में क्या उल्लेख है। तो देखिएगा भाग 11 में क्या बात कही गई है, संघ और राज्यों के मध्य संबंध, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशंस हैं, उस सब का उल्लेख क्या है, 245 से लेकर 263 के बीच में किया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद के बारे में बात की गई है, यानी फाइनेंस से रिलेटेड है ये, 264 से 300 का, ठीक है। भाग 13 में हम बात करते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से रिलेटेड, यानी भारत के अंतर राज्य स्तर पर जो व्यापार होता है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में आप व्यापार कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जा रहा है, क्या नियम रहेंगे, वो सब इसका उल्लेख भाग 13 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 301 से लेकर के 307 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिएगा आर्टिकल 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी जो सर्विसेज है ना केंद्र और सेंट्रल को जो दी गई हैं, उस सबका उल्लेख आर्टिकल 308 से लेकर के 323 के बीच में है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगला भाग क्या है। अगला भाग है आपका 14A, ठीक है। 14A में किसके बारे में बात की गई है, 14A में न्यायालय के बारे में बात की गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो भाग 14A में न्यायालय के बारे में बात की गई है, 323 क से लेकर के 323 ख तक, ठीक है। अब आगे देखिएगा भाग 15, भाग 15 है निर्वाचन से संबंधित, ठीक है, अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 का तक, ठीक है। इसमें निर्वाचन की बात की गई है, जितने भी हमारे देश भर में चुनाव कराए जाते हैं उनसे संबंधित सभी जानकारी, सभी प्रोविजंस इसके अंदर आपके मेंशन है। इसके बाद देखिएगा भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, जैसे अनुसूचित जाति हो गया, जनजाति हो गई, दिव्यांग हो गए, जो कुछ ऐसे विशेष वर्ग हैं उनसे संबंधित कुछ विशेष प्रावधान किए गए, आर्टिकल 323 से लेकर के आर्टिकल 342 का तक। इसके बाद देखिएगा भाग 17 में हमारे देश की राजभाषा के बारे में बात की गई है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आपका भाग 18 जिसमें आपातकालीन उपबंध के बारे में बात करते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं, आर्टिकल नंबर 352 से लेकर के 360 तक, ठीक है। इसके बाद देखिएगा भाग 9 में कुछ मिसलेनियस यानी कुछ विविध प्रोविजंस हैं, विविध उल्लेख है, मिसलेनियस प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 में संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात की है, आर्टिकल 368, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए होंगे, आपको पता होगा कि अनुच्छेद 368 के तहत ही हमारे देश के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि देखो संविधान निर्माताओं ने एक बात कही थी, ये जो संविधान हम बना रहे हैं ये अभी हम 1947 से लेकर 1950 तक की जो स्थितियां हैं इसके हिसाब से बना रहे हैं,
निश्चित रूप से ही भविष्य में स्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी और ऐसी स्थिति में संविधान में भी सुधार की गुंजाइश रहेगी। इसलिए संविधान संशोधन किस किस तरीके से किया जाएगा उसका भी उल्लेख इन्होंने यहाँ पर किया है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है इसमें। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये इतना कंपलसरी नहीं है, आर्टिकल 369 से 392। और भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन, ठीक है ना, जो हिंदी में भी, क्योंकि पहले संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक। तो मूल अनुच्छेद कितने हैं हमारे पास में? 395। मूल भाग कितने हैं? 22। तो इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका यहाँ से एग्जाम में आने वाला है, मैचिंग में आएगा, क्रोनोलॉजी में भी पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से जो है आप तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक्सप्लोर पीसीएस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा साथियों, ताकि अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।